Hello everyone, today I am going to explain you the third part of chapter Nationalism in India. First two parts we had already done in the previous lectures, that were Khilafat movement, non-cooperation movement, First World War, and then we had done differing strands within the movement, and today I am going to explain you towards civil disobedience movement. Students, as I had already told you before, that in this chapter we are going to read about the two important mass movements started by Gandhiji, and that are non-cooperation movement and civil disobedience movement. In the previous lecture we had already completed non-cooperation movement, various incidents we had done in those lectures. Now I am going to explain you the civil disobedience movement. To started with the last topic that we had done that day, when Gandhiji called off the non-cooperation movement because of Chauri Chaura incident, and he thought that satyagrahis needed to be trained before starting a new mass movement, and also the reason behind is that within the Congress, some leaders tired up of mass agitation and they wanted to participate in the council elections. So, Swaraj Party was formed by C.R. Das. Swaraj Party बनाई गई by C.R. Das and Motilal Nehru from the Congress. उसी में से दो विचारधारा के लोग हुए. एक तो कांग्रेस में वो थे जो क्या करना चाहते थे, they wanted to participate in the council election and then they thought only then they can make the change in the policies of the government. On the other hand, other views जो थे, other views वाले जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू and Subhash Chandra Bose. What he thought, क्या मानते थे ये इनके अकॉर्डिंग कि दे नीड मोर रेडिकल एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रूटल रिप्रेशन डन बाय द ब्रिटिशर्स, कि एक रेडिकल एजिटेशन चाहते थे वो किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट. सो दो विचारधारा के लोग कांग्रेस में हो चुके थे, इसलिए एक विचारधारा के लोगों ने स्वराज पार्टी को फॉर्म कर लिया. किसने किया? C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. ऑन द अदर हैंड एक किस तरह की विचारधारा के लोग थे कि दे वर मोर रेडिकल, और वो एक रेडिकल एजिटेशन चाहते थे चेंजेस करने के लिए. नाउ वी कम टू, now all of you understand the Swaraj Party. Swaraj Party was made by C.R. Das and Motilal Nehru. और एक और विचारधारा जो कांग्रेस में उस टाइम पर थी वो क्या थी? That was they want the radical agitation against the Britishers and full independence. Only then they will be able to get the full independence. कि अगर वो रेडिकल एजिटेशन का मतलब होता है कि उग्र विचारधारा के लोगों का होना और उग्र तरीके से विद्रोह करना, ताकि वो क्या गेन कर सके, वो ब्रिटिशर्स को हरा सकें और फुल इंडिपेंडेंस को गेन कर सकें. तो ऐसी विचारधारा के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे. जबकि जो स्वराज पार्टी जिसने फॉर्म की थी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने, उनकी क्या विचारधारा थी कि अगर हमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज में चेंज करना है तो वी हैव टू एंटर इनटू द काउंसिल इलेक्शंस. तो उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था. नाउ वी कम टू साइमन कमीशन. अब व्हाट वाज साइमन कमीशन? अब इससे पहले हम देखेंगे कि टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स शेप्ड द इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1930, कि उस टाइम पीरियड में एक नई दो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया था.
उनमें से एक क्या था, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या हुआ था, इन 1926 एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल and it collapsed in 1930. Now it became very difficult for the farmers or peasants to pay the revenue. So this was the reason why अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था कि वो रेवेन्यू को पे करें, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो बदलाव लाना चाहते थे. अब बिकॉज ऑफ इट, इसी की वजह से, इन द बैकग्राउंड ऑफ इट, जो ब्रिटिशर्स थे, अ न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ साइमन कमीशन. अब जैसे हम क्या मानेंगे कि जैसे ही इंडिया के अंदर कोई एजिटेशन शुरू होने वाला होता था, कोई विद्रोह शुरू होने वाला होता था, तो ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ ऐसा उनको दे देते थे ताकि कुछ टाइम पीरियड तक वो शांत हो जाएं. तो क्योंकि 1930 में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे द रेवेन्यू, तो दे स्टार्ट एजिटेशन एंड कंट्री वॉज इन टर्मोइल, कि कंट्री उस टाइम पे धधक रही थी. क्यों धधक रही थी? क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे. सो दिस वॉज द रीज़न वाई because of it, a new Tory government in England constituted a Simon Commission. उन्होंने किसको बनाया? साइमन कमीशन को बनाया और कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर सर जॉन साइमन. एंड क्यों बनाया गया ये जो साइमन कमीशन था, ये जो साइमन कमीशन बिठाया गया किसके अंडर में? सर जॉन साइमन. ये क्यों बनाया गया था? फॉर द फ्यूचर चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहते हैं. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें रिफॉर्म करना चाहते हैं. तो दिस वाज द रीज़न व्हाई दे मेक द साइमन कमीशन. तो उन्होंने सर जॉन साइमन के अंडर में साइमन कमीशन को जब इंडिया भेजा, तो इट वाज अपोज्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज, आप सभी को पता है, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैड ऑलरेडी लर्न दैट, कि बिकॉज देयर वाज no Indian member in that commission. This was the reason why it was agitated. It was boycott by the Indians. को क्यों बायकॉट किया? क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था और कहीं वो बात कर रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे. तो इंडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी सुधार उनके लिए नहीं होने वाला है. सो इन अगेंस्ट ऑफ इट, उसके लिए जब उन्होंने ये देख लिया कि भाई विरोध हो रहा है और क्या किया जा रहा था, गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे. गो बैक साइमन के जब नारे लगाए जा रहे थे, तो दिस वाज द रीज़न वाई उस टाइम पीरियड में जो लॉर्ड इरविन थे, ही ऑफर्ड, उन्होंने एक वॉग ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस का. क्या ऑफर किया? डोमिनियन स्टेटस. एक वॉग ऑफर था ये. वॉग ऑफर क्या होता है? वॉग ऑफर हम किसको बोलते हैं? दैट मीन्स कि वो होता है हमारा कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेन पावर है वो इंडियंस के पास आ जाए. मतलब इंडियन जो है रूल करें, सेल्फ रूल करें, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे डिफेंस को लेकर, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को लेकर या फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, या फिर जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड से रिलेटेड जो फैसले हैं वो कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे. लेकिन सेल्फ रूल उन्हें मिल जाएगा कि हेड जो है वो इंडिया का बन जाएगा. तो इस तरह से वो किसकी क्या चीज़ दे रहे थे? हमें एक तरह से स्वराज देने की कोशिश कर रहे थे. तो उन्होंने एक वॉग ऑफर प्रेजेंट किया इंडियंस के सामने. किस चीज़ का? डोमिनियन स्टेटस का. एंड अकॉर्डिंग टू इट कि इंडियंस होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा कि उनके पास इंडियन हेड होंगे, लेकिन सभी जो पावर्स हैं, डिफेंस की पावर्स हैं, चाहे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की पावर है, चाहे कंट्री के अंदर ट्रेड से रिलेटेड फैसले हैं, वो कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे. तो दैट वाज आल्सो डिनाइड बाय Jawaharlal Nehru and
सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो कैसे नेता थे, रेडिकल नेता थे, और उन्हें पता था कि ये सिर्फ झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, इस तरह का डोमिनियन स्टेटस उनको देकर. सो दिस वाज द रीज़न व्हाई इट वाज आल्सो अपोज्ड बाय द रेडिकल लीडर्स. अब रेडिकल लीडर्स ने इसका अपोज किया, तो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई. पूर्ण स्वराज, या जिसको हम क्या भी बोलते हैं, फुल इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स कि जब उन्होंने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया हमें, किसने ऑफर किया, लॉर्ड इरविन ने, तो रेडिकल नेताओं ने उसको मना कर दिया कि हमें ऐसा कोई स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. सो अंडर जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में, 1929 में लाहौर में जो सेशन हुआ था, उस सेशन में उन्होंने किस चीज़ के लिए बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में, यानी हम उसे एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि वो दिन थे जब पहली बार इंडियंस ने फुल इंडिपेंडेंस की मांग की थी. तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसीलिए 26 जनवरी की इस महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, इसी डे की वजह से, जब हमने सबसे पहले किसकी मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी. तो इस तरह से हमने देखा कि स्वराज पार्टी किसने बनाई, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई. और वो क्यों बनाई, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे काउंसिल के इलेक्शन में और अंदर जाकर पॉलिसीज में चेंज कराना चाहते थे. लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो उसके विरोध में थे और वो रेडिकल एजिटेशन चाहते थे किसी भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट. वो जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे. और इस तरह से अब उस टाइम पीरियड में इंडियन ऐसे डिसीशन के टाइम पीरियड में, डिबेट के टाइम पीरियड में, उस टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया इंसिडेंट्स ने, और वो क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसे मैंने बताया. और उसके अगेंस्ट में न्यू टॉरे गवर्नमेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया, साइमन कमीशन. बट किस लिए साइमन कमीशन को बनाया गया, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया जा सके इंडिया के और रिफॉर्म किया जा सके. बट उसके अंदर एक भी इंडियन ना होने की वजह से उसका भी एजिटेशन किया गया, उसको भी मना किया गया. उसके बाद किस चीज़ की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की. अब इस दौरान जब साइमन कमीशन का इतना विरोध चल रहा था, तो फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इन्हें शांत करने के लिए हमें फिर कुछ ना कुछ देना चाहिए. तो लॉर्ड इरविन ने क्या प्रपोज कर दिया कि डोमिनियन स्टेटस को प्रपोज कर दिया. अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इंडिया में इंडिया का ही हेड बना दिया जाएगा, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं या जो मेन पावर्स हैं वो किसके हाथ में रहेंगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेंगी. तो जो रेडिकल नेता थे उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना कर दिया, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाना क्या ऑफर किया. और उसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण स्वराज. जो कब मांग की हमने इसकी सबसे पहले, 26 जनवरी 1930. अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था रेडिकल लीडर्स का, कि वो इनकी एक सोच थी, उसको मोर कॉन्क्रीट वे में आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, महात्मा गांधी ने. किसने किया, महात्मा गांधी ने. महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि उन्हें ये लग गया कि अब जो है इंडियंस जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और अब इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है. तो गांधी जी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा 11 डिमांड्स का. ही रोट अ लेटर ऑफ 11 डिमांड्स टू द लॉर्ड इरविन. और उसके अंदर डिमांड्स क्या थी, जनरल इंटरेस्ट की भी थी, कुछ सोशल ग्रुप्स की थी,
कुछ जनरल डिमांड्स थी, सोशल ग्रुप्स की थी, जैसे बिजनेसमैन की थी, पीजेंट्स की थी, या उसके अंदर हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड्स थी, या इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड थी। और कुछ डिमांड जो एक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि गांधी जी ने ये डिमांड की, 11 डिमांड की एक लेटर किसको भेजा, लॉर्ड इरविन। 11 डिमांड्स का जो लेटर था उन्होंने लॉर्ड इरविन को भेज दिया। कब भेज दिया था उन्होंने, 31 जनवरी को 1930 में उन्होंने 11 डिमांड्स अपनी रखी लॉर्ड इरविन के सामने। और उन्हें उन डिमांड्स के अंदर क्या क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब गांधी जी का ये जो लेटर था दैट वाज द वे ऑफ अल्टीमेटम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि नियर अबाउट आप 11 मार्च तक इस ये जो उन्होंने लेटर भेजा जो एक अल्टीमेटम की तरह था कि या तो आप 11 मार्च तक इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज ही विल स्टार्ट द सॉल्ट मार्च। बट लॉर्ड इरविन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन। उस टाइम पे लॉर्ड इरविन जो थे बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे। तो इसी रीज़न की वजह से 12 मार्च को गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया, सॉल्ट मार्च। क्या शुरू कर दिया, सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। एंड दैट सॉल्ट मार्च वॉज, अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और द स्टार्टिंग ऑफ सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे ही सॉल्ट मार्च की शुरुआत हुई तो उसी को क्या माना जाता है कि किसकी शुरुआत हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा 11 डिमांड्स का, एंड आफ्टर देन ही टोल्ड हिम टू एक्सेप्ट बिफोर टिल 11 मार्च, एंड इफ ही विल नॉट एक्सेप्टेड देन फ्रॉम 12 मार्च ही विल स्टार्ट द सॉल्ट मार्च। तो उन्होंने अपना सॉल्ट मार्च जो था वो कहाँ से शुरू किया था, अपने साबरमती आश्रम से। ही स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू कोस्टल टाउन डांडी। तो उन्होंने डांडी के कोस्टल टाउन तक नियर अबाउट 78 वॉलंटियर्स के साथ, कितने वॉलंटियर्स के साथ, वॉलंटियर्स कौन होते हैं जो अपनी मर्जी से आगे बढ़कर वर्क करते हैं, तो 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया। एंड इट टेक्स, वो नियर अबाउट कितनी थी, 240 माइल्स अवे थी, और नियर अबाउट 10 माइल्स अ डे एवरी डे जो ये वॉलंटियर्स थे ये चल रहे थे। तो नियर अबाउट 24 डेज में ये यात्रा खत्म हुई। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल को जब वो वहाँ पहुँचे, बिफोर दैट वो जहाँ से भी जाते थे गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे उनके साथ जुट जाते थे। तो इस तरह सॉल्ट मार्च जब उन्होंने 6 अप्रैल को व्हेन ही रीच टू द कोस्टल एरिया ऑफ विलेज डांडी ऑन 6 अप्रैल, देयर ही उन्होंने क्या किया कि देयर ही वायलेटेड द सॉल्ट टैक्स, there he violated the salt law by making the salt by boiling water, कि उन्होंने वहाँ पर खुद जाकर जब नमक बनाया तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये आता है हमारा सॉल्ट मार्च। तो इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह ये जो स्टार्टिंग की सॉल्ट मार्च की, दैट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो यहाँ तक सबको समझ आया कि सॉल्ट मार्च क्या था। सॉल्ट मार्च सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में था। सॉल्ट लॉ क्या बनाया हुआ था कि मोनोपली, एक तो ब्रिटिशर्स ने मोनोपली इस्टेब्लिश कर ली थी सॉल्ट बनाने पर, जबकि वो बनाते हमारी कंट्री में थे और उन्हें बनाने का अधिकार भी उन्हीं का था। और सेकेंडली उन्होंने क्या कर दिया, इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया था बहुत ज़्यादा। अब सॉल्ट इज समथिंग दैट वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सॉल्ट के ऊपर ऐसा कोई टैक्स लगे। सो दिस वाज द रीजन व्हाई ही स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड अगेंस्ट दिस लॉ, सॉल्ट लॉ।
तो इसीलिए उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की, सॉल्ट मार्च को शुरू किया। कब शुरू किया, बहुत अच्छे से माइंड में रखेंगे। 12 मार्च को शुरू किया। 240 माइल्स अवे था, 10 माइल्स एवरीडे चलते थे। 24 दिन में से पूरा किया 6 अप्रैल को। और इस तरह से वहाँ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी में जाकर उन्होंने जब अपने हाथों से नमक बनाया तो इस तरह उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। और जब नमक कानून को उन्होंने तोड़ा तो उससे ही किसकी शुरुआत मानी जाती है, उनकी दूसरी मूवमेंट की, एंड दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान की जब पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो हमने करा कि उसे कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, स्वराज पार्टी फॉर्म हुई, साइमन कमीशन इंडिया में आया, एक वॉग ऑफर इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की हमारे रेडिकल नेताओं ने और वो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में या फुल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। उसके बाद गांधी जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने सॉल्ट मार्च किया अगेंस्ट सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में किया, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो सब कंज्यूम करते हैं और उस पर ब्रिटिशर्स का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी का ने क्या किया था, सॉल्ट मार्च किया था। नाउ वी कम टू नेक्स्ट हेडिंग एंड दैट इज स्टेप्स टेकन बाय इंडियंस फॉर CDM। अब ये जो गांधी जी ने, यहाँ मैंने CDM लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, CDM मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या मतलब है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि गांधी जी ने कई स्टेप्स लिए, गांधी जी ने और इंडियंस ने कई स्टेप्स लिए, क्योंकि एक बार गांधी जी ने रास्ता दिखा दिया था। और वो क्या रास्ता दिखाया था गांधी जी ने, गांधी जी ने रास्ता दिखाया था कि हमें सॉल्ट लॉ को अबॉलिश कराना है। अब विच काइंड ऑफ स्टेप्स टेकन बाय इंडियंस फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें one difference is there between the non-cooperation movement and civil disobedience movement, because in non-cooperation movement we only stop cooperating Britishers, but in civil disobedience movement now we started violate the British laws। हमने उनके कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। और इसमें अब किस तरह के स्टेप्स लिए इंडियंस ने किस तरह के स्टेप्स लिए थे, जैसे सबसे पहले तो अगेन सेम थिंग्स कि फॉरेन क्लॉथ्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, इवन इंडियंस एजिटेटेड इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज। और इसके अलावा फॉरेस्ट लॉज, दे अबॉलिश द फॉरेस्ट लॉज, उन्होंने उसको भी तोड़ने की कोशिश की। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ स्टेप्स लिए इंडियंस ने। कौन कौन से स्टेप लिए अभी मैंने बताया कि दे वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, दे वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज एंड दे स्टॉप गिविंग सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स एंड ऑल्सो उन्होंने और क्या क्या काम किया था कि उन्होंने खुद सॉल्ट को बनाना जगह जगह पर शुरू किया था। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो किसने लिए, इंडिया ने लिए थे सिविल डिसोबीडियंस, CDM मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। अब जब इंडियंस ये सब कर रहे थे तो रिप्रेसिव मेजर्स आल्सो टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब उन्हें लगा कि भाई इस तरह से अगर एजिटेशन होती रही तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत नुकसान होगा, तो दिस वाज द रीज़न व्हाई सम ब्रूटल repression steps taken by Britishers also. What they had done, they had started arresting leaders one by one। उन्होंने leaders को arrest करना शुरू कर दिया। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके लिए पेशावर में बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुई, विद्रोह हुआ, मना किया गया कि इस तरह से वो गिरफ्तारी ना करें। ऑन द अदर हैंड गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, शोलापुर में मिल वर्कर्स ने जगह जगह पर उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को, उनके रेलवे सिस्टम को, उनकी बिल्डिंग्स को, म्यूनिसिपैलिटी
बिल्डिंग्स को, उनकी पुलिस स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब अगेन क्या हो गया कि मूवमेंट टर्न टू वायलेंट। जब मूवमेंट दोबारा से वायलेंट होती नजर आई तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया। Seeing the movement turn into violent, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया। तो इस तरह हमने किया कि सॉल्ट मार्च हुआ, जिसको किसकी बिगनिंग माना जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके बाद हमने किया कि सम स्टेप्स टेकन बाय द इंडियंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि वी कॉपरेट, वी ओनली स्टॉप कॉपरेटिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट इन सीडीएम वी stop following the rules made by the Britishers or laws made by the Britishers। उसके बाद some steps taken by the colonial government to stop CDM की CDM में जो चल रही थी मूवमेंट, उसको स्टॉप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे कि लीडर्स को गिरफ्तार किया, गांधी जी को गिरफ्तार किया। और एक जो डेविड डिसिपल माना जाता है, एक शिष्य माना जाता है गांधी जी का, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। शोलापुर के मिल वर्कर्स ने बहुत विरोध किया, तो जिसकी वजह से उन्हें भी वहाँ पर उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन शो किया। 1000 lakhs, even lakhs of people were arrested और childrens were also beaten and सत्याग्रहीज were also beaten during that time period। तो बहुत ही ऐसे स्टेप्स उठाए ब्रिटिशर्स ने जो कि गांधी जी को पसंद नहीं आए, और क्योंकि ये मूवमेंट अब वायलेंट हो चुकी थी, सो दिस वाज द रीज़न वाई गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया। अब बात आती है कि यहाँ हमने देखा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट क्यों किया था, अभी हमने उसका रीज़न किया, क्योंकि मूवमेंट टर्न वायलेंट। तो और गांधी जी का रास्ता क्या था, नॉन वायलेंस का। सो दिस वाज द रीज़न व्हाई गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया इस मूवमेंट को। नाउ वी मूव टू गांधी इरविन पैक्ट, कि जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया तो उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता साइन किया, एक पैक्ट साइन किया गांधी जी ने उसके साथ। कब किया, 5 मार्च 1931। एंड इस पैक्ट के अंतर्गत क्या एक्सेप्ट किया गया कि गांधी जी विल अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस that was before boycotted by the Congress। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने क्या किया था, अवॉइड किया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जाना स्वीकार कर लिया था। ऑन द अदर हैंड इरविन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि इरविन ने एक्सेप्ट किया कि ही विल रिलीज द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में समझौता साइन हो गया। गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले ही लिया था, तो यहाँ पर ऑफर किया इरविन ने उनके साथ एक समझौता, जिस समझौते के अंतर्गत उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था गांधी जी को, और इरविन को सारे लीडर्स को छोड़ना था। बट व्हेन ही वेंट टू लंदन, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए तो नेगोशिएशंस जो थी वो नहीं हो पाई। तो नेगोशिएशंस जो बातचीत थी वो उनकी नहीं हो पाई, एंड ही टर्न बैक टू इंडिया। वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हुए उनकी बातों से, क्यों वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए थी, उन्हें सिर्फ एक वॉग ऑफर दिया हुआ था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए बैठकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन वहाँ जब गांधी जी गए तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ तो कुछ और ही करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया को बांटने की बात की जा रही है। दलित्स जो हैं, दलित लीडर्स के साथ मिलकर अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उनके लिए बनाने की मांग की जा रही है, इलेक्टोरेट्स को बनाने की मांग की जा रही है, और मुस्लिम्स जो हैं वो भी इसी तरीके से मुस्लिम के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया को बांटने की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उन नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो इंडिया वापस आ गए। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसी भी तरह का जो समझौता था इरविन ने वो फॉलो नहीं किया हुआ था, क्योंकि अभी भी जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट रिलीज्ड, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज नॉट रिलीज्ड। इवन उन्होंने क्या कर दिया कि दे ऑफर कि उन्होंने कांग्रेस को भी इलीगल घोषित किया हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, कि दे थॉट दैट
कांग्रेस वॉज ऑल्सो अ इलीगल पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने उसे डिक्लेयर किया हुआ था इस तरह से, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड अ इलीगल पार्टी। और अब ये चीज़ जब गांधी जी ने देखी कि भाई उनके पीछे एंड डिफरेंट स्टेप्स वर ऑल्सो टेकन, कुछ ऐसे भी स्टेप्स भी लिए गए जिससे जो बॉयकॉट्स थे उनको ख़त्म किया जाता, जो डिफरेंट बॉयकॉट चल रहे थे, एजिटेशन चल रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए भी रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए थे। तो ये सारे काम जब गांधी जी ने देखे तो विद ग्रेट एप्रीहेंशन ही स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेन। उन्होंने रीलॉन्च कर दिया मूवमेंट को जब वो वापस आए वहाँ से, और उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई उनका जो समझौता था उसको फॉलो ही नहीं किया गया है, ना तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा गया है, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है, ब्रूटल रिप्रेशन अडॉप्ट किए गए हैं एजिटेशंस के अगेंस्ट में। तो इसलिए गांधी जी ने अगेन क्या शुरू कर दिया, रीलॉन्च कर दिया इस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was relaunched by the Gandhiji when he turned back from round table conference, and this movement lost its momentum in 1934। ये 1932 में कुछ टाइम पीरियड तक दोबारा से जब ये रीलॉन्च हुई तो 1 साल के करीब तक ये चली, लेकिन 1934 में आते आते दैट मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, कि उसका जो उत्साह के साथ, जितने उत्साह के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अब वो मूवमेंट उतनी अच्छे से नहीं चली थी। और जैसे पहले इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके रीलॉन्च होने के बाद उतने उत्साह के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। So students, here we completed this topic, that is towards civil disobedience movement। इसको स्टेप वाइज हम याद रखेंगे। स्वराज पार्टी किसने बनाई, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा रेडिकल नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन न्यू टॉरे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया इंडिया के लिए, किसके अंडर भेजा गया, सर जॉन साइमन के अंडर, लेकिन उसमें एक भी इंडियन ना होने की वजह से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसके अलावा एक वॉग ऑफर किया, किसने दिया वॉग ऑफर, डोमिनियन स्टेटस का लॉर्ड इरविन ने। किस लिए दिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज करना चाहते हैं और वो सुधार करना चाहते हैं, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। इसके अलावा फिर पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, रेडिकल नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। किस सेशन में की, लाहौर सेशन 1929 के अंदर, और उसमें सबसे पहले फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। इसके बाद इनके इस आइडिया को कॉन्क्रीट रूप किसने दिया, गांधी जी ने दिया, और सॉल्ट मार्च शुरू किया। और सॉल्ट मार्च में उन्होंने किसको एबॉलिश किया, सॉल्ट लॉ को, और वहीं से शुरुआत मानी जाती है सीडीएम की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी में जाकर इस लॉ को तोड़ा था। उसके बाद कुछ स्टेप्स जो इंडियंस ने लिए थे कि उन्होंने भी कानून तोड़ने शुरू कर दिए गांधी जी के देखने पर, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेशन को रोका गया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज को भी मानने से मना कर दिया गया। इसके अलावा फॉरेन गुड्स को यूज़ करने से मना कर दिया गया। अब रिप्रेसिव मेजर्स लिए किसने लिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लिए। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस तरह के मेजर्स को अडॉप्ट किया, लीडर्स को 1 बाय 1 अरेस्ट करना शुरू किया, सत्याग्रहीज को मारा, लाखों को जेलों में भर दिया। इसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को वायलेंट होता देख इसको वापस ले लिया। लेटर ऑन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी इन 5th March 1931, and in this pact it was decided that Gandhi ji will attend the second round table conference and Irwin will release all the political leaders, but that was not happened। वो नेगोशिएशन जो थी
वो बेटर नहीं हो पाई। गांधी जी केम बैक टू इंडिया। इंडिया में आकर उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने अपना कोई भी जो समझौता था उसको नहीं माना था। गांधी जी ने देखा कि जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में थे। उन्होंने देखा कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड डिक्लेयर्ड दैट कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या देखा कि सम स्टेप्स वर टेकन अगेंस्ट द agitation or abolition of various acts by the Britishers। तो उन्होंने ये देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को के द्वारा अबॉलिश किए गए लॉज के लिए उनके लिए कई स्टेप्स लिए थे। सो दिस वाज द रीज़न वाई गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। बट रीलॉन्च करने के बाद भी ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो चुकी थी। दिस वाज द रीज़न वाई ये मूवमेंट फिर बंद हो गई थी। सो हियर वी कंप्लीटेड द थर्ड पार्ट दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को स्टेप वाइज और इंसिडेंट्स के तरीके से ही एक एक इंसिडेंट को स्टेप वाइज लर्न कर लेंगे तो यू विल नॉट फॉरगेट दिस चैप्टर इन फ्यूचर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे मैं करा रही हूँ आपको कि अभी हमने 3 मेन टॉपिक्स को कवर किया और उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको हमें लाइन वाइज लर्न करना है। तो हियर we completed the third part towards civil disobedience movement।